तो जनाब, ये बिहार है, वही बिहार यानी वही पुराना मगध, जिसकी धरती कभी शिक्षा, व्यापार और संस्कृति की मिसाल हुआ करती थी। यह वही बिहार है जहां के नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। यह वही मगध है जो प्राचीन काल में गंगा घाटी के व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यह वही बिहार है जहां के पटना और मुंगेर जैसे शहर कभी हथकरघा और हथियारों के बड़े कारखाने के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। जी हां, यह वही बिहार है जहां 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी पटना और भागलपुर जैसे शहरों में व्यापारिक फैक्ट्रियां लगा चुके थे। यह वही बिहार है जहां की मिथिला पेंटिंग, भागलपुर सिल्क और अन्य हस्तशिल्प की डिमांड कभी देश दुनिया में बनी रहती थी। लेकिन आज का यह बिहार कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। यहां पलायन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसका मूल कारण रोजगार और बेरोजगारी कहा जा रहा है। जी हां जनाब, यह वही बिहार है जहां के लोगों पर अब मजदूरी करने का ठप्पा लगा दिया गया है। हमारे नीति निर्धारकों, यह वही बिहार है जहां युवा आज भी अपने प्रदेश में ही नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था के ठेकेदारों, यह वही बिहार है जहां शिक्षा के बड़े प्रतिष्ठान नालंदा जैसी प्रतिष्ठा नहीं रख पाए और अव्यवस्था के चलते शिक्षा का स्तर भी प्रभावित हुआ है। जी हां, यह वही बिहार है जहां व्यवस्थाओं की ट्रेन कभी ट्रैक पर सही से आती नहीं दिखती। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है में मैं लाया हूं बिहार की कहानी, एक ऐसे प्रदेश की कहानी जिसने हिंदुस्तान को शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के क्षेत्र में कभी अग्रणी बनाए रखा, लेकिन औपनिवेशिक शोषण और राजनीतिक अस्थिरता ने इस प्रदेश को पीछे धकेल कर रख दिया है। अगर बात 16वीं और 18वीं सदी की जाए तो बिहार बंगाल सूबे का हिस्सा था। पटना, मुंगेर, भागलपुर बड़े व्यापारिक केंद्र थे। अफीम, रेशम, पान, लाख और हथियार विदेशों तक जाते थे। यहां के किसान और कारीगर दोनों रोजगार में थे। हस्तशिल्प बिहार की पहचान हुआ करता था, लेकिन 1764 में यानी बक्सर युद्ध के बाद बंगाल बिहार पर सन 1765 में अंग्रेजों का राजस्व अधिकार हो गया। 1793 के स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारी पद्धति को मजबूत किया, जिसने एक समय कृषि प्रधान क्षेत्र कहलाए जाने वाले बिहार को, जहां कभी धान, गन्ना, तिलहन, मसाले और पान जैसी फसलें खूब होती थी, वहां के तिरहुत, चंपारण, शाहबाद, पटना, मुंगेर आदि इलाके जो उपजाऊ भूमि के लिए जाने जाते थे, वहां के किसानों की हालत बिगाड़ दी। बदलते समय के साथ बिहार में स्थानीय उद्योग बंद पड़ते गए। इस पूरे घटनाक्रम का असर यह हुआ कि शिक्षा सीमित हो गई, गांव-गांव में गरीबी बढ़ी। कहा जाता है कि इसके बाद से बिहार में पलायन शुरू हुआ। काम के लिए बिहार के लोगों को बंगाल, असम, म्यांमार तक जाना पड़ा। असल में जाति आधारित पेशे और भी कठोर होते गए। उच्च जातियां सरकारी नौकरियों में तो निचली जातियां खेत खलियान से जुड़ी या पलायन कर बैठी। ये बातें हुई गुलाम हिंदुस्तान की। लेकिन आजाद हिंदुस्तान के बाद के बिहार को देखें तो जिस सुधार की गुंजाइश बिहार को थी, वह आज तक लोगों की जरूरत ही बनकर रह गई है। हालांकि देश की आजादी के साथ ही देश में 1947 के बाद बिहार में जमींदारी प्रथा को खत्म करने का कानून लाया गया। बिहार एबोलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट 1949 में जमींदारों की जमीन जब्त की गई और कृषकों को अधिकार देने की पहल की गई। इसके साथ ही शिक्षा में सुधार की भी शुरुआत की गई। पिछले 5-6 दशकों में कुछ काम हुआ भी है, लेकिन जिन सुधारों की जरूरत बिहार को थी, वह बिहार में आज भी लोगों की मांगों में है। ऐसा नहीं है कि बिहार आज भी 50 के दशक का बिहार बना हुआ है। साल दर साल यहां विकास के कार्य हुए हैं। अगर पिछले 2 दशकों की ही बात करें तो बिहार की अर्थव्यवस्था में अच्छा विकास हुआ है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2011-12 से लेकर 23-24 तक जीएसडीपी में 3 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। विकास में प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। बिहार के आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रकाश आदि में निवेश बढ़ा है। लेकिन आज 2025 में भी बिहार के लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन कृषि आज भी बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका है, पर कृषि उत्पादन, बाजारों से जुड़ाव, फसल विविधता आदि में कमी रहने की शिकायतें हैं। गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या बनी हुई है, विशेषकर गांवों से बड़े शहरों और दूसरे राज्यों की ओर।
प्रशासनिक दक्षता की कमी, सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करने में सुस्ती जैसी रिपोर्ट अक्सर मीडिया में आती रहती है। अगर बिहार की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर बात करें तो जाति सूबे की राजनीति में बहुत अहम रोल अदा करती है। कांग्रेस के समय से लेकर आज तक जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियां रणनीतियां बनाती रही हैं। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में देश में मंडल कमीशन आने के बाद से ओबीसी नेताओं का बिहार की सियासत में दखल हुआ और इसके साथ ही बिहार की राजनीति ने दिशा बदली। इसके बाद बिहार की राजनीति में दलितों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार नजर आया, पर असमानता अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले को लेकर देखें तो 90 के दशक के बाद से सूबे की राजनीति में अस्थिरता और भ्रष्टाचार सामने आया। गठबंधन की सरकारों के कार्यकाल में जहां कुछ चीजों में सुधार देखने को मिला, वहीं सार्वजनिक सेवाओं की देरी, कथित भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कृषि संकटों को लेकर सूबे की राजनीति हमेशा आलोचनाओं का शिकार हुई है। बहरहाल एक बार फिर से बिहार के विधानसभा चुनावों की आहटों से सियासी पारे को चढ़ा दिया है। सियासी दल भले ही इस समय अपने राजनीतिक समीकरणों और सीटों के बंटवारे को लेकर आपस में उलझे नजर आ रहे हों, लेकिन एसआईआर जैसे मुद्दे पर बड़ी बहस के बीच राजनेता शायद यह भूल गए कि आखिर बिहार के असली मुद्दे क्या हैं। तो चलिए हम आपको भी इनसे रूबरू करवा देते हैं। अगर बात शिक्षा की करें तो बिहार की लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार 61.8% थी, तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बढ़कर करीब 72% हो गई है। लेकिन देश में औसत 77% से अभी भी ये कम है। अब शिक्षा को लेकर जो बड़ा इशू है वो यह है कि सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। भर्तियों में घोटाले की बात सामने आती रही है। वहीं उच्च शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता ही नहीं। अब ऐसे में जनता को अपने नेताओं से यह पूछना चाहिए कि आखिर चुनावी घोषणा पत्रों में शिक्षा के ऐसे मुद्दे क्यों पीछे छूट जाते हैं। अब दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी व पलायन। अब CMIE या NSS के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में बेरोजगारी दर 12% से ज्यादा है, जो देश के औसत से ज्यादा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार बिहार के 2,90,00,000 लोग फिलहाल रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रह रहे हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा संख्या में लोग जा रहे हैं। अब ऐसे में जनता को अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए कि आखिर बिहार में स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनती है। आखिर क्यों उद्योगों की कमी बनी हुई है। क्यों सरकारों ने बिहार में उद्योगों को लेकर कोई मजबूत नीति बनाई ही नहीं है, ताकि मजदूरों के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले लोग अपने ही राज्य में काम कर पाते। अगर बात उद्योगों की ही करें तो बिहार के उद्योग क्षेत्र की सकल राज्य घरेलू दर यानी GSDP का सिर्फ 18% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30% से ऊपर है। अब इससे समस्या यह है कि बिहार में पॉलिसी स्थिरता की कमी है। इसके साथ ही बिजली, लॉजिस्टिक और निवेश का माहौल भी बिहार में नहीं बन पाया है। असल में सवाल उठते आ रहे हैं कि 1990 के दशक के बाद से बिहार में सरकारें आखिर उद्योग लगा पाने में क्यों फेल होती रहीं। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन्हें हमारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को उठाना चाहिए, लेकिन वह अपने ही अस्तित्व से जूझती नजर आ रही है। मसलन राष्ट्रीय जनता दल की ही बात करें तो 90 के दशक के बाद से राजद MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर और सामाजिक न्याय को लेकर ही अपने मुद्दे बनाती रही, लेकिन शिक्षा, उद्योग को लेकर उनके पास कभी कोई ठोस प्लान नजर नहीं आया। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो बिहार की सत्ता की कुर्सी पर आजादी के बाद से 80 के दशक के अंत तक कांग्रेस सत्ता की धुरी में बनी रही। 90 से जनता पार्टी और फिर भाजपा, जदयू समेत अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के आने से गठबंधन की राजनीति ने जोर पकड़ा। बहरहाल एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उत्साह दिखा रही है और एसआईआर को मुद्दा बनाते हुए वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल चुकी है। इन दिनों सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर पार्टी अलग ही सुर में नजर आ रही है, लेकिन बिहार कांग्रेस के पास भी रोजगार और निवेश के मुद्दे को लेकर कोई ठोस विजन नजर नहीं आता। तो चलिए अब बात करते हैं सुशासन बाबू की पार्टी यानी जदयू की। हालांकि नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन वाली एनडीए सरकार ने सुशासन और विकास की कुछ झलक तो जनता को दिखाई, लेकिन यह पर्याप्त नहीं। सवाल उठते रहे हैं कि आखिर सुशासन बाबू भी बिहार में पिछले 20 सालों के अपने शासनकाल में
उद्योग लगाने और बेरोजगारी को लेकर क्यों कोई ठोस नीति नहीं बना पाए। अब बात भाजपा की करते हैं। जैसे कांग्रेस को राजद की पिछलग्गू पार्टी कहा जाता है, वहीं राजद के रहते भाजपा भी कभी प्रदेश में बहुत व्यापक रूप से फल फूल नहीं सकी। हालांकि पिछली बार के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने नीतीश कुमार की बड़े भाई वाली छवि में बदलाव करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन गद्दी नीतीश कुमार को ही सौंप दी। भाजपा पर भी आरोप लगते रहे हैं कि राज्य में डबल इंजन की सरकार कहने के बाद भाजपा केंद्र की योजनाओं का प्रचार करने में ही जुटी रहती है, लेकिन बिहार की विशिष्ट जरूरतों पर विशेष नीति बनाने में भाजपा भी नाकाम साबित हुई है। अब बिहार के कुछ छोटे दलों की अगर बात करें, जिसमें विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की करें, तो यह दल निषाद समाज तक ही सीमित रह गया है। सीमांत वोट बैंक के अलावा बड़े मुद्दों को लेकर यह पार्टी चुप ही नजर आती है। पुराने वाम दलों की बात करें तो कभी एक दौर था कि लेफ्ट पार्टियों के पीछे जनता खड़ी रहती थी, लेकिन विकास की दौड़ में कभी इन दलों को ही अवरोधक माना गया तो कभी इनकी सोच को। हालांकि जनता से जुड़े मुद्दे ये दल उठाते रहे, लेकिन राज्य स्तर पर अपनी मांगों को लेकर ये दल कभी कोई पॉलिसी ड्राफ्टिंग ही नहीं करवा पाए। बहरहाल अब जनता के असल मुद्दे क्या हैं और जनता को आगामी चुनावों में किस आधार पर अपने वोट देने चाहिए, इसे लेकर कहा जाए तो यह बिहार की जनता को ही तय करना चाहिए कि वोट मांगने वाले आए तो नेताओं से शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार, कृषि पर ठोस रोडमैप की मांग करें। सिर्फ जातीय समीकरण और चुनावी वादों पर वोट करने के बजाय दीर्घकालिक प्लान पर ध्यान दें। इसके साथ ही बिहार में भी विकास की बयार के लिए चाहिए कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट में बड़े निवेश हों, स्थानीय उद्योग और एमएसएमई को बढ़ावा मिले, कृषि को वैल्यू एडिड प्रोसेसिंग से जोड़ना होगा। प्रदेश में प्रशासनिक सुधार और निवेश माहौल में स्थिरता नजर आए, युवाओं के लिए स्टार्टअप और जॉब क्रिएशन स्कीम आए, प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, प्रदेश की कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए और प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ों पर जोरदार प्रहार किया जाए। वहीं सियासी दलों को भी जनता से जुड़ने के लिए इन मुद्दों को अपने घोषणा पत्रों में लाना होगा और जनता को इसे मुद्दा बनाना होगा। हाल के दिनों में बिहार की सियासत में भी कई पुराने जुमले सामने आए हैं, लेकिन यह बात तय है कि बिहार सिर्फ चुनावी जुमलों से नहीं बदला जा सकता। शिक्षा, रोजगार, उद्योग, महंगाई, यह असली चुनावी मुद्दे हैं। अब ऐसे में बिहार की जनता को ही तय करना होगा कि क्या वह इस बार असली मुद्दों पर वोट करेगी या सिर्फ जात पात पर। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।